नमस्कार, IBN 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। चुनावी महासमर का ऐलान हो चुका है और हम आपकी मुलाकात अब इस महासमर में उन सब शख्सियतों से कराएंगे जो शायद ये भरोसा लेकर आ रही हैं कि वो राजनीति का आयाम ही बदल देंगी। आज हमारे साथ पूर्व सेनाध्यक्ष और अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जनरल VK सिंह हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल साहब, मैं जब छोटा था तो मैंने एक बार एक गलती करी थी कि मैं एक वरिष्ठ सैनिक के साथ था और मैंने उस सैनिक की डेजिग्नेशन की बजाय उनका नाम लेकर पुकारने की उनसे गुस्ताखी की थी। उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि एक सैनिक होता है, उस सैनिक की जो छवि होती है वो उसकी डेजिग्नेशन, उसकी टाइटल से होता है। जनरल VK सिंह अब एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। क्या आपको कभी कभी डर नहीं लगता सर कि आपके पद की जो गरिमा है, आपका राजनीति में घुसने से उस पद की गरिमा को शायद थोड़ी बहुत क्षति पहुंचे? कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। देखिए, क्षति पहुंचाना या पहुंचना आपके ऊपर निर्भर कि आप उसको लेकर कैसे चलते हैं। तो ये जो धारणा है, मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी लोग हैं और खासकर एक राष्ट्रवादी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर सेनाओं के लिए काफी आदर है, काफी वो चाहते हैं कि सेनाओं का ध्यान रखा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कभी क्षति पहुंचे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं इस सवाल से क्योंकि हमारे जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से बहुत कम ऐसे किस्से हुए हैं जहां पर एक सेनाध्यक्ष, आर्मी चीफ, वो राजनीति में घुसे। आप मेरे ख्याल से जनरल करियप्पा के बाद आप ऐसे दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में बतौर एक पार्टी के सदस्य बनकर आप कर रहे हैं। देखिए, करियप्पा साहब के बाद जनरल शंकर राय चौधरी आए, राज्यसभा में मेंबर रहे और पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको भेजा, नॉमिनेट किया था उनको। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको बंगाल से भेजा। आप एक पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो मैं एक पार्टी का सदस्य बनाऊं क्योंकि मेरी धारणा है कि आज के परिवेश में, आज का जो माहौल है, उसके अंदर अगर हम कुछ राष्ट्रवादी ताकत देखते हैं तो ये पार्टी है। आपने ये कब सोचा सर? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है पिछले 6 महीनों में हमने आपसे करीबन 2-3 बार साक्षात्कार आपका किया। जब भी हमने आपसे पूछा कि जनरल सिंह क्या भविष्य में राजनीति में आएंगे, आपने हमेशा जवाब दिया कि वक्त आने पर हम बताएंगे। ये आपके दिमाग में कब फैसला हुआ कि अब मुझे बीजेपी ज्वाइन कर लेना है? पिछले तकरीबन 1 महीने से जिस तरह का माहौल चल रहा था। किस तरह का माहौल? आप देख रहे हैं किस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर चीज एक अलग ढंग से चलाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैनिकों की अवहेलना हो रही है। आपके खिलाफ जो आरोप लग रहे थे, कहीं उन आरोपों ने तो आपको बाध्य नहीं किया? नहीं, आरोप की बात अलग है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नौसेनाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। तो कुछ एक दर्द था कि ये सब इसलिए हो रहा है कि शायद काफी चीजें ऐसी हैं जो कि गलत हैं और अब समय आ गया है कि हम लोगों को एक एक्टिव पॉलिटिक्स में जाकर, राजनीति में जाकर इन चीजों को ठीक करना। लेकिन ऐसा तो नहीं था जनरल साहब कि कहीं आप ये सोचने लगे थे कि जो कुछ आपके खिलाफ घटा पिछले करीबन 1.5-2 वर्षों में, चाहे वो आपकी उम्र को लेकर विवाद रहा हो, चाहे फिर ये विवाद रहा हो कि आपने बतौर सेनाध्यक्ष आपने कुछ सेना की टुकड़ियों को दिल्ली की ओर आपने कूच करवा दिया था, उसको लेकर मीडिया में बड़ी चर्चा हुई। कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगने लगा था कि अगर खुद को बचाना है, अगर खुद का पक्ष सामने रखना है, तो अब राजनीति के अलावा और कोई चारा नहीं है? तो ये ऐसा है कि अगर ऐसा ही लगता तो शायद आज से 1 साल पहले मैं ज्वाइन कर लेता। नहीं, क्योंकि आपने भले ही आपने ज्वाइन अभी किया हो, मैं कह रहा हूं कि लेकिन राजनीति की तरफ आपका रुझान तो सर दिख ही रहा था। कभी नरेंद्र मोदी जी के साथ रैली पे, कभी अन्ना हजारे जी के साथ आप घूम रहे थे। देखिए, अन्ना हजारे जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी एक सामाजिक एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ मैं रहा, मैं किसानों के साथ रहा, मैं यूथ के साथ रहा और एक चारों तरफ सब चीजें देखकर जब उसके ऊपर विचार मंथन किया तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर आपको कुछ बदलना है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो शायद आपको एक राजनीतिक मंच का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने देखा कि आप जिस दिन आपने अभी बीजेपी जिस दिन आपने ज्वाइन किया, उस दिन आप ट्वीट्स बड़े कर रहे थे, फौजी फॉर मोदी। मुझे ये बताएं कि ये आपको कब इस बात का भरोसा हुआ कि नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिनके पीछे अब आपको अपना ये फौजी फॉर मोदी ट्वीट तो जो बाकी जो ट्विटर्स हैं, नहीं, मैंने आपके ट्विटर हैंडल से देखा था, फौजी फॉर मोदी। हाँ, वो मेरे ट्विटर हैंडल से, मेरा ट्विटर हैंडल लेकर ये फौजी फॉर मोदी शुरू हुआ था रेवाड़ी की रैली से, जबकि लोगों ने कहा कि जितने भी फौजी हैं शायद वो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को, जो कि एक्स सर्विसमैन रैली में उस टाइम आए। क्या आप
क्या इसका दोष आपके ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए कि आपके इस कदम से जो लोग कहीं ना कहीं सेना का असर राजनीतिकरण होगा? जो लोग बेवकूफ हैं वो तो दोष लगाएंगे, लेकिन क्या जब फील्ड मार्शल करियप्पा खड़े हुए क्या ये दोष लगा? क्या जब जनरल शंकर राव चौधरी चुने गए क्या ये दोष लगा? क्योंकि जनरल सिंह के खिलाफ जिस प्रकार के आरोप लगे शायद वो बाकियों के खिलाफ नहीं लगे। वो ठीक है, जो जनरल सिंह के खिलाफ आरोप लगा कि उन्होंने म्यूटिनी कर दी। जिनकी तुच्छ प्रवृत्ति है वो किसी भी तुच्छता पर आ जाए, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मोदी जी के बारे में दो बड़े अलग अलग ख्यालात हैं लोगों के। एक वो जिसका आप बयान करते हैं, दूसरा वो जो कि लोग कहते हैं कि मोदी जी एक डिक्टेटर हैं। 2002 में जो कुछ हुआ गुजरात में, उसको लेकर लोगों के मन में खासी विडंबना है, खासा दुख है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वाकई वो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ये जितने आरोप आज तक लगे हैं वो सब गलत थे? वो एकदम गंगा की तरह वो पवित्र हैं, दूध के धुले हुए हैं? देखिए, इस दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ जो गंगा की तरह पवित्र। आज खैर गंगा ही दूषित हो गई है, तो जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। लेकिन एक चीज को मानकर चलिए, क्या 1984 के जो दंगे हुए उसके बाद हम कहें कि कांग्रेस के सारे नेता इस टाइप के थे? नहीं ना। नहीं, लेकिन मोदी जी के खिलाफ संगीन आरोप लगे थे। कोर्ट से उनके खिलाफ, न्यायालय ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया, एसआईटी बैठी, कुछ नहीं निकला, छोड़ दिया गया उनको। 1984 के दंगों के बाद 8 इंक्वायरी कमीशन बैठ चुके हैं, कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। और जो लोग उस समय थे, और मैं दिल्ली में उस टाइम था, एक मेजर था, मैंने चीजें देखी हैं। आपको पता होगा कि पुलिस स्टेशन के आगे गाड़ियां लगा दी गई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कि आप पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या उसको हम भूल गए? आप सिर्फ जनरल नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए लाजमी है कि आपसे पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल पूछा जाएगा। एक सैनिक और एक जनरल तो मैं रहूंगा, लेकिन आप पार्टी के, आप राजनेता भी हैं सर। हाँ, ठीक है, एक राजनीतिक वर्ग, वो तो खंडूरी जी भी हैं। ठीक, बिल्कुल सही आप बोलते हैं। तो इसलिए जो सवाल मैं खंडूरी जी से भी मैंने बहुत बार पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुख्य मुद्दा रहा है, राम जन्मभूमि, भव्य राम मंदिर का निर्माण, क्या जनरल साहब को भी ये लगता है कि वो ठीक है? देखिए, एक मेरा इसके बारे में विचार है जो मैं पार्टी को बता चुका हूं। क्या है मुख्य विचार? क्या है मुख्य विचार? है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेता हैं जो इस बात को करते हैं। आपको डर नहीं लगता सर कि आप जब आप बतौर जनरल वीके सिंह, आपकी जो एक छवि थी, जब तक आप इन विवादों में नहीं उलझ गए, बड़ी आपके सुलझे हुए अफसर की एक छवि थी। अब उसके बाद कुछ विवाद उत्पन्न हुए, अब आपने राजनीति की तरफ आपने अपना मोड़ रुख कर लिया है। क्या आपको डर नहीं लगता सर कि आपकी जो अपनी छवि है, अब वो सिर्फ सैनिक की नहीं, आपसे लोग यही सवाल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों पर आप कहां खड़े उतरते हैं? आपका क्या विचार है? मेरी एक छवि है, मेरा अपना एक विचार है, मेरे विचार के अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। आपका खुद का व्यक्तित्व कम नहीं होगा चूंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य? बिल्कुल कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। जनरल सिंह बने के बने रहेंगे? बिल्कुल। तो मुझे यह बताइए सर, फिर अगला सवाल, कि अगर आपको लगता है कि आप बने रहेंगे तो, और आप कहते हैं कि मोदी जी से आपकी जितनी जो कुछ बातचीत हुई उससे आप काफी संतुष्ट हुए, काफी आपको भरोसा आया, आपका खुद का राजनीतिक भविष्य क्या है? मोदी जी ने आपको क्या कोई कमिटमेंट दिया है, कुछ प्रॉमिस किया है, कोई वायदा किया है? मैं किसी कमिटमेंट, किसी वायदे से नहीं आया हूं, मैं अपनी एक सोच से आया हूं। और वो सोच ये थी कि अगर आपको परिवर्तन के अंदर हिस्सा लेना है तो आपको एक राजनीतिक मंच के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसके आगे ना मैंने कुछ सोचा है, ना मैंने किसी से कोई आश्वासन लिया है, ना किसी ने मुझे कोई कमिटमेंट दिया है। नहीं, सुनता हूं मैं कि आप देश के अगले रक्षा मंत्री हों, कि आपको रक्षा मंत्री बनाया जा सके अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके लिए तो पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसा है कि देखने में और सुनने में बहुत फर्क है, तो जब चीजें आगे आएंगी तब की तब देखेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैंने पार्टी को कुछ बोला हो या पार्टी ने मुझको कुछ बोला। लेकिन ये तो बताएं आप सर कि आप अब राजनीतिक मंच से आप जुड़ गए हैं, तो आप क्या अगला चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, ये चाहेंगे लड़ना? ये पार्टी के ऊपर निर्भर है। खुद चाहेंगे आप लड़ना? सुनिए, ये पार्टी के ऊपर निर्भर है कि वो जनरल वीके सिंह का किस प्रकार से पार्टी के लिए उपयोग करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जनरल साहब की खुद के बारे में क्या राय है? मैंने बताया ना आपको। पार्टी तो चाहेगी आपका किस प्रकार से आपका उपयोग किया जाए। जब एक राजनीतिक पार्टी में आप आते हैं तो आपको पार्टी की जो चीजें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, अब एक पार्टी का, अब आप पार्टी का हिस्सा हैं। तो पार्टी अगर चाहेगी कि आप चुनाव लड़ें तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो अगर पार्टी कहती है कि आप चुनाव लड़िए
कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको कोई हर्जा नहीं है। क्या हर्ज है? और जब आप चुनाव लड़ेंगे सर, तो चुनाव लड़ेंगे तो चुनावी भाषण भी होगा। जब चुनावी भाषण होगा तो आपका जो पूरा जीवन जो 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 सेना में जो आपका बीता, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप जब कांग्रेस के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है आपकी बतौर सैनिक आपने जितने कुछ फैसले लिए हों उनमें भी राजनीति की गंध आ सकती है। लोग कह सकते हैं कि देखिए अब जनरल साहब उन्हीं फैसलों के खिलाफ भी अब राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए। वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बोलेंगे। कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं देता है, कोई आपको ये नहीं कहता है कि आपने जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप लगाने हैं। आप उस चीज का जिक्र करिए जो सही है। नहीं, मैं इसे ये बात उठा रहा हूं चूंकि एक जो आरोप आपके ऊपर लगता है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम मनीराम बागड़ी जी की तरह ये कहने लगे कि देखिए भाखड़ा नंगल के अंदर सारी बिजली निकाल लेते हैं, पानी खराब देते हैं, तो ऐसी चीज नहीं होने वाली। नहीं, ऐसी चीज तो नहीं होने वाली। लेकिन मैं उन सब फैसलों की बात कर रहा हूं जो आपने बतौर सेनाध्यक्ष लिए थे। मैं उन फैसलों की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई उन फैसलों में अगर राजनीति आने लगे सर, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा? उन फैसलों के अंदर राजनीति क्यों आएगी? नहीं, 2004 से लेकर देखिए 2014 तक 10 वर्ष हो गए यूपीए सरकार को। 10 आप तो मतलब पूरा जीवन आपने सेना में बिताया है। यूपीए सरकार की जो गलत नीतियां हैं, हमने सर्विस में रहते हुए भी उसके ऊपर टिप्पणी की, अब भी उसके ऊपर टिप्पणी करने के अंदर सक्षम है। तो आप ये कहेंगे कि पिछले 10 वर्ष में सेना की मान लीजिए अगर क्षति हुई, जैसे आपकी एक चिट्ठी एक बार एक लीक हो गई थी बाजार में कि भारतीय सेना के पास तो शस्त्र ही नहीं है और हम चाइना के मुकाबले हम कहीं भी नहीं है। देखिए, जो चीज उन सब बातों को आप उठाएंगे? जो चीज गलत है उसके ऊपर अगर बोलने की जरूरत पड़ी तो बोला जाएगा, अगर बोलने की जरूरत नहीं तो जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं बोला जाएगा। जनरल साहब क्या बीजेपी के लिए पूरे देश में कैंपेन करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे? अगर पार्टी चाहेगी तो पूरे देश में प्रचार करेंगे। अगर पार्टी ये कहेगी कि आप कर्नाटक में जाके बीएस येदियुरप्पा, जिनकी छवि खासी अच्छी नहीं बताई जाती है, अगर कहा जाएगा कि आप उनके साथ एक ही स्टेज पर आए, तो आपको कोई आपत्ति? देखिए, ये पार्टी के साथ इसके ऊपर बातचीत होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं, आपको कोई आपत्ति होगी कि नहीं होगी? पार्टी तो जो कहेगी, आप तो पार्टी के देखिए, अब आप सेना की नहीं, आप पार्टी के सैनिक हैं। पार्टी को भी आप पता बीजेपी है, के सोल्जर। पार्टी को भी पता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब पार्टी आपको कोई काम सौंपेगी तो ये सोच समझकर सौंपेगी कि आप किस तरह के व्यक्ति। चलिए जनरल साहब, भविष्य की बात करते हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि चूंकि आप सैनिक रहे हैं, आप सेनाध्यक्ष रहे हैं, आप पूर्व आर्मी चीफ हैं, तो अब जब आप राजनीति की तरफ आ रहे हैं तो कुछ तो आप नई सोच लेकर आए होंगे। कुछ तो आपने सोचा होगा कि जिस सिस्टम के खिलाफ आप जो भी हमें बता रहे थे, उस सिस्टम का बदलाव किया जाएगा। तो जरा ये बताएं कि आप किस सोच को लेकर आए हैं, आप किस प्रकार से बदलाव लाएंगे? बदलाव, जो परिवर्तन आना चाहिए, कई चीजों में आना चाहिए। जैसे हम पीछे 2 साल से कह रहे हैं कि एक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आना चाहिए ताकि एक सामान्य नागरिक को उसका सही अधिकार मिल सके। हम ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो डेवलपमेंट है उसका सबको फायदा मिले, सिर्फ कुछ लोगों को फायदा ना मिले। नहीं, मैं अभी सिर्फ हम सेना की बात करते हैं, क्योंकि आप अभी सेना से आए। अगर आप सेना की बात मैं जानना चाहता हूं अगर सेना के बारे में आपकी क्या विजन है? है? सेनाओं को किस प्रकार से हम सुचारू रूप से चला सके, उनको जो चीज मुहैया करानी चाहिए वो मुहैया करा सके, उनको ये जरूरत ना पड़े कि वो अपनी झोली पसार के मांगे कि हमको ये दो। जनरल साहब देखिए, विडंबना ये है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि अब आप एक राजनेता हैं, आप राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, आप एक ऐसी पार्टी से जुड़ गए हैं जो देश में इकलौती पार्टी थी जिसने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक घूसखोरी के कांड में, बंगारू लक्ष्मण जी उनको हटाना पड़ा था। उनके खिलाफ क्या आरोप था कि उन्होंने एक डिफेंस डील में उन्होंने पैसा कमाया था और एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। क्या आपको नहीं लगता सर कि आप जो मुझे बातें बता रहे हैं, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पेस में रखी जाएंगी तो पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरेस्ट हैं वो आपकी इन बातों पर हावी पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। आपको कन्विक्शन है इस बात का? बिल्कुल, टोटली कन्विक्शन है कि मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज भारी नहीं पड़ेगी जो गलत हो। बड़ी मजे की बात है कि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं और आपके गुरु अन्ना हजारे ममता बनर्जी का झंडा लिए घूम रहे हैं। ये जो दो विरोधाभासी बातें हैं सर, ये एक प्लेटफॉर्म पे कैसे चल सकती है? देखिए, हम दोनों का मानना या तो ममता बनर्जी ठीक है या मोदी जी ठीक है। सुनिए, हम दोनों का मानना है कि राजनीति का स्वच्छीकरण होना जरूरी है। हम दोनों का मानना है कि राजनीति के अंदर अच्छे लोगों का आना जरूरी है।
अगर इन दोनों चीजों को हम लेकर चलते हैं तो कोई विरोधाभास नहीं। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी कम्युनल आदमी देखिए, है, वो उनकी बात नरेंद्र है। मोदी जी भारत के लिए खराब हैं। देखिए, वो उनकी बात है, नरेंद्र मोदी जी की बात है। मैं आपको इससे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं। अब ममता दीदी क्या कहती हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, राजनाथ जी क्या कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। कहीं इसके पीछे कोई बैकरूम डील तो नहीं सर, कि कल को अगर ममता बनर्जी का समर्थन लेना हो तो जनरल सिंह वो ब्रिज बन जाएं, क्योंकि जनरल सिंह अन्ना हजारे के सहयोगी हैं और अन्ना हजारे ममता बनर्जी के साथ हैं, तो ममता बनर्जी जी को भी मोदी जी के लिए लाया जा सकता है और आपके उसमें नंबर बन जाए। एक आप सबके अंदर एक बड़ी खूबी होती है कि जो चीज कहीं ना हो वो आप उपजा लेते हैं। ये तो दिख रही है सर। ये कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अन्ना जी का उनको समर्थन मिला है क्योंकि अन्ना जी सोचते हैं कि वो बहुत सादगी से रहती हैं। अन्ना जी सोचते हैं कि बहुत साधारण तरीके से रहती हैं। अन्ना जी सोचते हैं कि वो जमीन के ऊपर लोगों की मदद कर। क्या बेहतर नहीं होता कि अन्ना हजारे आप ही के साथ रहते, जिस प्रकार से आप, चूंकि कुछ समय पहले तक तो वो भी देखिए मोदी जी की बड़ी तारीफें कर रहे थे, देखिए फिर उन्होंने पलटी मारी और ममता जी की तरफ चले गए। ऐसा है कि मानसिक तौर पर हम दोनों इकट्ठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा था कि आपने अपनी जो किताब लिखी थी सर, उस किताब में आपने एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का आपने वर्णन किया है कि आप बतौर सेनाध्यक्ष जब आप एक एंटनी रक्षा मंत्री के पास आप गए और आपने उनको बताया कि देखिए मुझे मेरे सहयोगी ने घूस का, ब्राइबरी का मुझे ऑफर किया, तो एंटनी साहब ने अपना सर पकड़ लिया और बोला हे भगवान देखिए क्या हो रहा है। अब मुझे ये बताइए सर कि अब जब आप खुद नेता हैं, इस प्रकार की स्थितियों से आप कैसे निपट सकते हैं? आप अपनी पार्टी के किस नेता को क्या बोल सकते हैं? अगर आपको निपटना हो तो निपटने के कई तरीके होते हैं, बताने के कई तरीके होते हैं। तो अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि क्योंकि आज राजनीति है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये देश नहीं सुधरेगा। अंत में सर आपसे जानना चाहूंगा कि अभी पिछले हफ्ते हमने आप ही की पार्टी के वरिष्ठ सांसद जो हैं राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली, उन्होंने हमारे साथ एक साक्षात्कार किया। उस साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी सेनाध्यक्ष अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में न जा सके। क्या इस मसले को आपने अपनी पार्टी के साथ सुचारू रूप से आपने हैंडल कर लिया है? देखिए, वो वरिष्ठ नेता है, वो उनकी सोच है, मेरी अपनी सोच अलग है। जब कभी मौका मिलेगा तब उनके साथ बात करेंगे। आपकी सोच उनसे अलग है, मेरी सोच अपनी है। आपको लगता है? देखिए, मेरी सोच अपनी है, तो मैं अपनी सोच आपको नहीं बता रहा हूं और उनके साथ जब बातचीत करूंगा तब मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि उनकी सोच में और मेरी सोच में क्या फर्क है। यानी कि जो एक संतुलन की जो हम बात करते हैं सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, उस संतुलन को बरकरार रखने में आप पार्टी की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है संतुलन जो कि थोड़ा सा बहुत लोग कहते हैं जो आप ही के कारण डगमगा गया था, वो लोगों की धारणा है, वो धारणा है। वीके सिंह साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।